नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अर्थात आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और जिसका विवेचन हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 की, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और जिसका तात्पर्य है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ कहा गया है, परिसंघ नहीं कहा गया। अर्थात संविधान में कहीं भी फेडरेशन अर्थात परिसंघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ऐसा करने के पीछे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 विशेष उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1 कि भारत जो कि राज्यों का संघ है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह समझौते का परिणाम नहीं होगा, और दूसरा कि इसके सदस्य राज्य जो हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते। और ऐसा करने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का एकमात्र उद्देश्य था कि एक मजबूत, सुदृढ़, सशक्त और शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना। और इस संदर्भ में संविधान सभा की ये स्पष्ट घोषणा है कि हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट है अर्थात राज्यों का जो संघ है, चूंकि वो अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसीलिए कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और न ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, परंतु राज्यों को इस संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में संघ अविनाशी है, राज्य नहीं। अर्थात भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में संघ जो है वो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या एक राज्य को विभाजित करके नया राज्य बना सकता है, और संघ जो है वो किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि संघ को राज्यों के उत्साधन और राज्यों के सर्जन में पूरी छूट है। जैसा कि हम पूर्व में देखते हैं कि असम का विभाजन करके मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आदि नए राज्य बनाए गए, और इसी प्रकार भोपाल और अजमेर को उनके निकटवर्ती राज्यों में मिला दिया गया। और वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 नए राज्यों का भी निर्माण किया गया था। और यदि हम देश के नाम के संदर्भ में भी बात करें तो हम देखते हैं कि इस संदर्भ में संविधान सभा ने काफ़ी विस्तार के साथ विचार विमर्श किया था। चूँकि हमारे देश का प्राचीन नाम भारत था और ये नाम देश की एकता और अखंडता की चेतना को अभिव्यक्त करने वाला था। वहीं जो इंडिया नाम है वो देश का आधुनिक नाम था और इसी नाम से देश को विश्व भर में जाना जाने लगा था। और हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सदस्य के रूप में इसका नाम इंडिया ही था, और अन्य किन्हीं देशों से यदि हमने समझौते किए थे तो वो भी इंडिया नाम से ही किए थे। इसलिए हम देखते हैं कि अंततः भारत अर्थात इंडिया के नाम को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, और इस नाम को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख भी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और जिसका तात्पर्य है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और हम अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 की, दैट इज रिलेटेड विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अर्थात नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अर्थात हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान किया गया है
कि संसद जो है वो विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। हम देखते हैं कि संविधान के लागू होने के बाद सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का गठन किया गया और इसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के कारण हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड आदि नए राज्यों का निर्माण किया गया और इसी प्रकार 1974 और 1975 में 35वें और 36वें संविधान संशोधनों के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत संघ में जोड़ा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में 2 प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1 कि संसद विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। संसद चाहे तो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या एक राज्य को विभाजित करके नए राज्य की स्थापना भी कर सकती है। और अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 3 की, एंड विच इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, अर्थात नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अर्थात हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है और इसके लिए वह किसी राज्य के क्षेत्र को पृथक कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को संयुक्त कर सकती है और किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भूभाग से जोड़ सकती है और साथ ही साथ संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, किसी राज्य के भूभाग को घटा सकती है और किसी भी राज्य की सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। और आप देखेंगे कि संविधान का जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें विधि बनाने की प्रक्रिया भी दी गई है और इस प्रक्रिया में 2 प्रमुख बातें कही गई है। नंबर 1 कि ऐसे विधेयक की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी और दूसरी बात ये कि उन राज्यों को जो कि उस विधेयक से प्रभावित होंगे वे अपनी विधानसभाओं के माध्यम से उस विधेयक के बारे में अपने मतों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। परंतु इस संदर्भ में विशेष यह है कि किसी राज्य को उस विधेयक के संदर्भ में वीटो का अधिकार नहीं होगा। अर्थात आप देखेंगे कि यहाँ पर राज्यों का केवल मत जानने का अधिकार है, परंतु उनका ये मत मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो तीसरा अनुच्छेद है वो संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। और अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 की, जो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किए जाएंगे। अर्थात आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 4 है उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो नए राज्यों की स्थापना, उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए जो विधियां बनाई गई हैं वे अनुच्छेद 368 के अधीन क्या नहीं मानी जाएगी, संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वे साधारण बहुमत से ही पारित किए जा पाएंगे, उनके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, अर्थात संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 1 से 4 के बीच में है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
सेकेंड नंबर का आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अर्थात नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। और नंबर 3 जो आर्टिकल है इट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अर्थात नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित संसद की शक्ति। और नंबर 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।